वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SK एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर और ये इसकी 5वीं वीडियो होगी। इसमें हम थोड़ा सा एडिशनल जो चीज़ें जुड़ी हुई है, यानी ऐसे टॉपिक जो कि इस चैप्टर में एडिशनल तौर पर जोड़े गए हैं फॉर 2021 और 22 सिलेबस के लिए, यानी टर्म्स के एग्ज़ाम जो होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम बच्चों के, उसके लिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने पहले वाली 4 वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो भी कुछ खासा समझ नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का जैसे कि हमारे को पता ही है नाम क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर और फिर चालू करेंगे अपना चैप्टर कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र होता क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जानते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बोलते किसे हैं। वैकल्पिक यानी ऑप्शनल और सेंटर यानी ऐसी पावर जो कि पूरी दुनिया पे राज करे। जब बात आती है देश में और दुनिया में कि कौन सी ऐसी महाशक्ति होगी जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाएगी, तो आज के समय में आज का जो युग है वो अमेरिकी युग है, जहाँ पर कल्चर से लेकर उसकी करेंसी, उसकी टेक्नोलॉजी से लेकर उसकी हर एक चीज़ कहीं ना कहीं दुनिया के हर एक देश द्वारा अपनाई जाती है। और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आज विश्व में ज़्यादातर देश अमेरिका के ना गुलाम है। किस स्तर पर, हर एक लेवल पे हो सकता है वो। हम ब्लू जीन्स का कल्चर देखें या फिर हम KFC और मैकडी का कल्चर देखें, चाहे हम पेप्सी कोका कोला का कल्चर देखें, चाहे हम डोमिनोज का कल्चर देखें, कपड़े से लेकर चाहे हम मिसाइल और हथियार से लेकर हर एक प्रकार से, और चाहे विश्व में व्यापार, हर एक मुद्दे पर अमेरिका का दुनिया पर कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका शुरुआत से ही पावरफुल देश था और अमेरिका शुरुआत से ही दुनिया पर एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। इससे पहले और भी कई देश आए, जैसे कि ब्रिटेन, जिसकी हम कॉलोनी रह चुके हैं। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसका माना जाता था कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा जाता था, ये बात भी हम जान लेते हैं। क्योंकि अक्सर माना जाता है कि जो ब्रिटेन है वो पूरी दुनिया पर राज करता था। एक समय वो भी था भारत में भी, जब मुग़ल शासनों का अंत हुआ 1857 और उसके बाद, तो कहीं ना कहीं देखा गया कि 17वीं शताब्दी तक आते आते, क्योंकि हम बोल सकते हैं 17वीं शताब्दी के अंदर मुग़ल साम्राज्य वीक पड़ गया था, जिसके कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी, जो कि हमारा 1757 की क्रांति, जो कि प्लासी का युद्ध था, और 1764 की क्रांति जिसे बक्सर का युद्ध बोला जाता है। इसमें देन फाइनली ये घोषणा हो चुकी थी कि भारत में कौन आ चुके हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऐसे भारत में फाइनली अंग्रेज़ों का शासन चालू होता है। ब्रिटेन किसी समय पर पूरी दुनिया पे राज करने वाला देश था, जिसने दुनिया के अधिकतर देशों में अपना दबदबा और अपनी कॉलोनीज स्थापित की हुई थी। क्या शुरुआत से ही अमेरिका एक महाशक्ति था? ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ब्रिटेन और ब्रिटेन से पहले इंग्लैंड, ये वो देश थे जिन्होंने कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया। जैसे आज विश्व में हम उभरती हुई एक पावर के रूप में चाइना को जानते हैं कि चाइना आने वाले टाइम में ये जो हम बोल सकते हैं पोजीशन है, वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 इकोनॉमी, वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसीज़ मेकर कंट्री, जो कि देश में क्या कर सकती है, अपने आप को एज अ लीडर, वर्ल्ड में एज अ लीडर दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मैंने 4 वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि हमने इसमें अभी तक जो बात की, एक बार फटाफट उसके बारे में समझते हैं। हमने बात की कि कैसे जापान, कैसे चाइना, कैसे कई सारे देशों द्वारा बनाए गए छोटे मोटे क्षेत्रीय संगठन आज विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और इनका मुख्य कार्य क्या है, कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश की जो एकल दबदबा है, जो कि विश्व स्तर पर ज़्यादातर देशों के ऊपर देखा जाता है, इसको काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस में,
चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, जहाँ पर अमेरिका ने अपने वर्चस्वता का फ़ायदा उठाते हुए कमज़ोर देशों पर अपना कहीं ना कहीं एक दबदबा कायम किया। चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो 9/11 के बाद हुई कार्रवाई हो, चाहे वो इराक हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। इसी चीज़ से परेशान होकर कई सारे देशों ने फाइनल एक कॉन्क्लूज़न निकाला, जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय देश थे उनसे आपस में मिलकर एक कंट्री का निर्माण, एक कंट्री बोल रहा हूँ सॉरी, एक ग्रुप का निर्माण किया जिसे क्षेत्रीय संगठन बोला गया। और यही संगठन आज हम इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, यानी इस चैप्टर में जानेंगे। इसी में हम बात करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और ये वीडियो हमारे 2 क्षेत्रीय संगठनों से जुड़ी हुई है। मैं ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बनाऊंगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 2 क्षेत्रीय संगठनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत एशिया का एक देश है। एशिया महाद्वीप में भारत एक देश है जो कि दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अगर हम बात करें तो भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो सिंगापुर हो, या फिर भारत के कई पड़ोसी देश, ये सारे देशों ने मिलकर कई संगठन बनाए, जैसे सार्क हो गया, जैसे ब्रिक्स हो गया, जैसे बिम्स्टेक हो गया, या और भी अन्य आसियान हो गया। ये सारे क्षेत्रीय संगठनों को बनाया। इनका मुख्य कार्य मुख्य रूप से सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभरना था। ये चाहते थे कि विश्व स्तर पर ये सारे देश आपस में मिले और दुनिया के जो उभरती हुई चाइनीज़ और अमेरिकन, हम बोल सकते हैं ये जो एक मोनोपोली है इनका वर्ल्ड पर, उसको चैलेंज दे सके, चुनौतियां दे सके, और उनसे निपटने के लिए ये एकजुट होकर अपने आप को मजबूत बना पाएँ। इसी विकल्प पर आज हम 2 प्रकार के क्षेत्रीय संगठन, यानी 2 क्षेत्रीय संगठनों की बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा ब्रिक्स। और ये 12th क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में ब्रिक्स के बारे में पढ़ना। पहले मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसको वीडियो में कवर करेंगे। ब्रिक्स, बच्चे तुम्हारे को पता होना चाहिए कि ब्रिक्स होता क्या है। पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 5 देश आते हैं। किसी टाइम पर जब ये संगठन बना था, जब इस संगठन को बनाने का विचार आया था 2006 में, उस दौरान इसमें मात्र 4 देश थे, जिनमें से आपका ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन था। लेकिन 2010 में कहीं ना कहीं इसमें एक देश शामिल होने के साथ ही इसको ब्रिक्स नाम से जाना जाने लग गया। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें मुख्य रूप से उन देशों ने अपने आप को शामिल किया जो कि UNO, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमारी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थायी सदस्यता को लेकर ये देश क्या करते हैं, मांग करते हैं। ये दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और इनके आपस में मिलने से एक ध्रुवीयता विश्व को, या फिर हम कह सकते हैं चाइनीज़ और अमेरिकन आइडियोलॉजी जो तेज़ी से अपने वर्ल्ड पर दबदबा बनाना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने में कारगर साबित हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे देशों ने अपना एक संगठन बनाया जो कि ब्रिक्स नाम से जाना गया। बात करते हैं बच्चे ब्रिक्स की। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये विचार कि ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन बनाया जाए। 2 बातें और याद रखना बच्चे, क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर ये होता है कि क्षेत्रीय संगठन वो संगठन कहलाते हैं जो किसी एक क्षेत्र में, जैसे एशिया महाद्वीप का एग्जांपल ले लेते हैं। एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया के कुछ देशों द्वारा मिलकर मान लीजिए एक ग्रुप बनाया जाता है, और वो ग्रुप मुख्य रूप से उन्हीं दक्षिण एशिया की कंट्रीज़ के लिए बनाया जाएगा। वो देशों का समूह क्षेत्रीय संगठन कहलाएगा। जैसे आसियान हो गया, आसियान भी आपका इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा सार्क हो गया, ऐसे ही ब्रिक्स हो गया। हालांकि ब्रिक्स ऐसा नहीं है, ये कई सारे देशों ने, अलग अलग देश जो अलग अलग महाद्वीप से बिलोंग करते हैं, उनसे द्वारा बना हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है। तो ब्रिक्स ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय संगठन हमेशा एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही देशों द्वारा बनाए हुए या एक ही क्षेत्र के देशों द्वारा बनाए, मिलकर जुलकर बनाए जाने वाले ग्रुप को ही बोलते हैं। क्षेत्रीय संगठन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि इसका गठन कैसा हुआ। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो याद रखना बच्चे, सबसे पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। आपके स्क्रीन के सामने देखिए,
सबसे पहले हम यहाँ से चालू करेंगे। नोट्स जिस तरह से बनाए गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हैं, लेकिन मैं आपको जिस पैटर्न से पढ़ाऊँगा उस पैटर्न से आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं ये ब्रिक का गठन हुआ कैसे। तो सबसे पहले नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं कि इस संगठन के गठन के समय, यानी जब ये संगठन बना था उस समय इसका नाम ब्रिक था। इस संगठन का नाम इसके सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से बनाया गया है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्षेत्रीय संगठन का नाम ब्रिक्स कैसे पड़ा, क्योंकि ब्रिक्स में BRIC और S, अब जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स कहलाया। तो इनके जो कंट्रीज़ थी उनके फर्स्ट लेटर को लिया गया और नाम दिया गया जिसको ब्रिक्स बोला गया, ठीक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के संगठन में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स का हो गया। जरा जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ। ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए कि ब्रिक्स जो है इसकी सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी सन 2006 में हुई थी, जो कि रूस में हुई थी। ब्रिक को बनाने में इसका सुझाव, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ'नील, इनके द्वारा ब्रिक्स को बनाने का सजेशन दिया गया था 2006 में, और इस संगठन के बारे में चर्चा 2006 में रूस में शुरू हुई थी। इस संगठन का गठन 2009 में किया गया था। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2006 में ब्रिटिश एक अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जिम ओ'नील, इनके द्वारा सजेशन के बाद 2006 के बाद 2009 में इस संगठन का निर्माण किया गया, यानी गठन किया गया, जिसमें 4 देश शामिल थे। गठन के समय इसमें 4 देश शामिल थे और इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ और यह ब्रिक्स बन गया। इसके सदस्य देश ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, अगर हम बात करें R से रशिया, I से इंडिया, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका वर्तमान में इसके सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय संघाई यानी चीन में पड़ता है। ये बात भी ध्यान रखनी है बच्चे। दूसरी सबसे बड़ी बात, चलिए ब्रिक्स संगठन बनाया गया, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में ये उभरा। 2010 में इसको मुख्य रूप से बना दिया गया, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया, तो जानते हैं कि करके कि यूएनओ, पहला उद्देश्य इसका है यूएनओ की सुरक्षा परिषद, जो कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुरक्षा की मांग को बढ़ावा देना। क्या करना, सुरक्षा की मांग, क्योंकि अमेरिका का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हर देश को पता है इसमें अमेरिका का ना अलग ही वर्चस्व है, बाकी देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। इसी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद में ये मांग बार बार उठती है कि यूएनओ में बाकी देशों को भी स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए और बाकी देशों को भी कहीं ना कहीं यूएनओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए, पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस संगठन का उद्देश्य पहला था और इसी वजह से ब्रिक को बनाया गया, ब्रिक्स को। दूसरा उद्देश्य है व्यापार और जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आपसी सहयोग करना। हम सबको पता है विश्व में कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो किसी भी देश के विकास और किसी भी देश की तरक्की को एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं, और उनमें से है पर्यावरण, आतंकवाद और भी अन्य मुद्दे जैसे जलवायु हो गया। क्योंकि ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें सभी देशों को आपस में मिलकर एक मत से एक सोच बनानी पड़ती है कि किस तरह से इनको हैंडल किया जाए और शॉर्ट आउट की जाए ये इश्यूज़। इसी वजह से ब्रिक्स देशों का निर्माण, यानी ब्रिक्स जो क्षेत्रीय संगठन है इसका निर्माण हुआ। इस देशों का, इसको बनाने का उद्देश्य एक और ये था कि इन देशों के बीच में आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी आसान बनाना था, क्योंकि ये सारे देश दुनिया की तेज़ी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इसी वजह से ये आपस में व्यापार, क्योंकि आजकल भूमंडलीयकरण का युग है और इसमें कहीं ना कहीं आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो एक ये भी उद्देश्य था ताकि ये आपस में व्यापार भी आसानी से कर सकें। आपसी सहयोग से विकास की गति को तेज करना। अब सारे देश अगर साथ होंगे, कोई मनमुटाव नहीं होगा, तो इससे कहीं ना कहीं इन्हीं देशों को आपसी व्यापार में काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा और फ़ायदा होगा। देश का फ़ायदा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, और देश की अर्थव्यवस्था से बदलने पर कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर उस देश की छवि बदलेगी, जो कि एक सत्ता के रूप में अपने आप को ठीक प्रकार से आगे ले जा पाएगा। दूसरा, अगला पांचवा जो इसका उद्देश्य था, एक दूसरे देशों के बीच में राजनीतिक सहयोग स्थापित करना। अब भारत और चाइना ही ले लो, ये एक ही ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में चाहे वो सीमा विवाद हो,
चाहे वो नेपाल और भारत के बीच की इश्यूज़ को लेकर चाइना जो इंटरफेयर करता है वो हो, चाहे वो कश्मीर में पाकिस्तान का सपोर्ट हो या फिर पाकिस्तान को कई सारे इक्विपमेंट मुहैया करवाना हो, इसको लेकर भारत और चीन की आपस में तनी रहती है। तो इसके बावजूद इसी वजह से ब्रिक्स का उद्देश्य ये था कि इसके सदस्य देश आपस में ना राजनीतिक सहयोग स्थापित करेंगे और इसीलिए इसका निर्माण किया गया। एक और कारण था इसका उद्देश्य कि ब्रिक्स को बनाना पड़ा, एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये देशों ने, इसके सदस्य देशों में ये एक मुद्दा उठाया है कि आपसी सहयोग को ये सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यानी कल को अगर कोई दूसरा देश जो इसका सदस्य नहीं है वो किसी एक देश पर हमला करता है तो ये सारे देश उसकी सिक्योरिटी के लिए आपसी तालमेल बिठाकर उस पर हमला करेंगे, यानी जिससे एक माहौल बन जाएगा कि कोई दूसरा देश उन पर हमला ना करे। अगला उद्देश्य ये था कि साझा चुनौतियों को मिलजुल कर, साझा यानी एक दूसरे की चुनौतियों को मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना, यानी वही ग्रुपलिज्म, आपस में मिलजुल कर हर देश की प्रॉब्लम को सुलझाना। तो ये इसके उद्देश्य थे। और इसका गठन कैसे हुआ ये हमने जाना कि 2000 अगर हम बात करें 6 में इसका शुरुआत हुई, जो संगठन की शुरुआत हुई, और अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के जिनका नाम था जिम ओ'नील, इनके द्वारा ही इसका वो किया गया, क्या मतलब सजेशन दिया गया। अब जरा जानते हैं इसके थोड़े से बारे में। और ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें 5 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि ब्रिक्स का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रिक्स क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्यों में हमने जान लिया है कि ये व्यापार, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही 5 देश आगे आए और उन्होंने अपने एक संगठन बनाया जिसका नाम ब्रिक्स पड़ा, जो पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। अब हम इस संगठन को बनाने के कारण क्या थे ये भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम ही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन सारे, क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश है ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, चाइना जैसा देश विकसित है, कई देश है इसमें विकासशील है, इसीलिए इन देशों ने यूएनओ जो कि मोनोपोली है अमेरिका का एकमात्र, और इसी वजह से अमेरिका का जो दुनिया पर एक मतलब रौब है, रुतबा है, उसको कम करने के लिए और थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका पर क्या करना, इसका निर्माण किया गया। तो पहला निर्माण यानी ब्रिक्स को बनाने का पहला कारण क्या था कि वर्तमान में जो आज के समय में विश्व में मौजूद सभी बड़े संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक था, यूएनओ पर अमेरिका व यूरोप के देशों का प्रभाव है, इसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था ब्रिक्स का। दूसरा कारण ये था कि इसी वजह से एक ऐसे संगठन को बनाया गया, देखो WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है, या फिर यूएनओ हो गया, जो कि ऑब्वियसली बात है यूएनओ के ही अंग है, WTO, WHO, इस पर ना अमेरिका के दबदबे को कम करने पर और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देने पर विचार किया गया, इसीलिए इसको निर्मित किया गया। देखो, इसको कम करने के लिए जिसके द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया जा सके और उनके बीच में सहयोग स्थापित किया जा सके। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों को टक्कर दे सकती हैं और ऐसे में इनका साथ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है और यही वो कारण था एकमात्र जिसके कारण क्या किया गया, ब्रिक्स में यानी इस संगठन को बनाया गया, ये क्षेत्रीय संगठन बनाया गया ताकि आने वाले समय में अमेरिका को चुनौती दे सके और सत्ता के वैकल्पिक तौर पर उभर सके। अभी तक हमने ब्रिक्स के गठन के बारे में बात कर ली, ब्रिक्स क्या है बात कर ली, ब्रिक का शुरुआती दौर बात कर ली, उद्देश्य हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब जरा हम इसके सम्मेलनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, इसका पहला सम्मेलन जैसे कि 2006 में रूस में ये विचार आया और 2009 में ये डेवलप हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। तो ज़रा जानते हैं इसके सम्मेलन कब कब कहाँ हुए हैं। तो इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 में यकीतरीन रूस में हुआ। इस सम्मेलन में 4 देश शामिल थे क्योंकि 2009 में साउथ अफ्रीका इसमें सदस्य देश नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य नहीं था उस दौरान। दूसरा सम्मेलन, पहला सम्मेलन देख लीजिए रूस में हुआ है, दूसरा सम्मेलन इसका 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ील में हुआ और इसी सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया। ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा कि किस सम्मेलन के द्वारा
साउथ अफ्रीका ब्रिक जो क्षेत्रीय संगठन है इसका एक सदस्य बन पाया। तो वो कौन सा था? ब्राज़ील सम्मेलन था, जो कि दूसरा था, 2010 में हुआ। इसका तीसरा सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ, जिसमें उसका नाम बदलकर ब्रिक से ब्रिक्स कर दिया गया। ये ध्यान रखना है कि तीसरे सम्मेलन में इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स कर दिया गया, जबकि दूसरे उसमें केवल साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा था। 2021 में भारत ने, अभी जो साल हमारा गया है, क्योंकि अभी हमारा नया साल लगा है विश्व में, 2021 में भारत में 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। और इसकी अध्यक्षता में श्री नरेंद्र मोदी साहब, यानी हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी क्या हुई थी? अध्यक्षता की गई थी सम्मेलन, जो कि वर्चुअल रूप में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड के चक्कर में कोई देश किसी दूसरे देश में नहीं जा रहा है, कोविड रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी, और इसी वजह से वर्चुअल मीटिंग के तहत 13वां शिखर सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, जिसमें अध्यक्ष सरकार यानी भारत सरकार ने की थी इसकी अध्यक्षता, जो कि हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बच्चों, ध्यान रखने वाली एक और बात है कि इन सभी देशों ने मिलकर अपना एक ना बैंक बनाया। जैसे अगर हम बात करें यूएनओ में हर ये जितने भी सदस्य देश हैं वो फंड देते हैं। सेम ऐसे ही ब्रिक्स जो ये क्षेत्रीय संगठन है, इन्होंने क्या किया? अपना एक बैंक बनाया, जिनका नाम रखा इन्होंने एनडीबी बैंक। क्या रखा? एनडीबी बैंक। जरा जानते हैं एनडीबी बैंक क्या है। ब्रिक्स के सभी देशों ने मिलकर 2014 में एक बैंक का निर्माण किया, जिसका नाम एनडीबी बैंक है। अब ये एनडीबी क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझा देता हूँ, फिर हम पढ़ लेंगे इसे। देखो बच्चे, इन सारे देशों को ना ये बात कंसर्न थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे हम अपने लोकल इलाके की बात करें, जहाँ पर 4 वुमेन मिलकर मान लीजिए क्या करती हैं? कुछ पैसा सेव करती है। अब एक पैसा, जैसे मान लीजिए एक वुमेन अगर 100 रुपये इकट्ठा करती है, तो एमरजेंसी पर मान लीजिए उसे 300 रुपये की ज़रूरत है, तो वो 100 रुपये उसको इतना उसके फ़ायदेमंद या उसके फ़ायदे में नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, 4 जैसे ग्रुप में बना लिया, 4 लोगों ने अपना समूह, और एक की मदद करने के लिए बाकियों ने भी वो पैसा दे दिया, और एक के पास जमा होता है। एमरजेंसी आने पर वो बाकी 3 भी अपना पैसा उसको दे दें, जिससे क्या होगा? उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यानी आपस में संगठन बनाकर 2-2 रुपये इकट्ठा करने से बहुत पावर मिलती है। ऐसे ही इसी जो ब्रिक्स क्षेत्रीय संगठन है, इसके सभी देशों ने अपना एक बैंक तैयार किया, ताकि अगर किसी देश, इसके सदस्य देश को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो समय अनुसार इस बैंक से वो क्या ले सके? पैसा उधार ले सके, और ये बैंक उसे पैसा दे। इसी तर्ज पर 2014 में इस बैंक का निर्माण किया गया, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बैंक में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज शेयर है, यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है, वो चाइना है। भारत द्वारा ब्रिक्स देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था। ये जरूर याद रखना, ये जो बैंक का सुझाव था ये भारत द्वारा दिया गया था। 2014 में इन देशों द्वारा इसका गठन किया गया, और जिसका नाम एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। इसका मुख्यालय संघाई में है। याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, जो कि चाइना में है। क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय यानी जहाँ से कामकाज होता है इस बैंक का, वो अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कामत है, जो, और यह एक भारतीय है। ये बात भी आपके लिए गर्व की है कि ब्रिक्स का जो एनडीबी बैंक है, इसकी अध्यक्षता भारत के कामत कर रहे हैं। इसकी कुल पूंजी, ये बात भी एक समझदार है कि इसका टोटल बजट जो है एनडीबी का, वो 100 बिलियन का है, और इसमें 41 बिलियन अकेले चाइना देता है। 18 बिलियन जो इसमें अमाउंट है वो बाकी 3 देशों का है। भारत हो गया, रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, और बाकी जो बचा 5 बिलियन वो साउथ अफ्रीका का है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज शेयर जो इस बैंक में पैसा देता है वो चाइना है, जो कि 41% है, यानी 100%, क्योंकि 100 बिलियन का बजट है इस बैंक का, तो 41 बिलियन तो अकेले चाइना ही देता है। 18 बिलियन अगर हम जोड़े तो 41, 18, 18, 36, 18, 54 और 41 अगर हम देखें तो ये 95 बनता है ना, 95 ही बनता है ना। 54 और 41, 55 और 40, यस 95। और अगर हम देखें तो 5 साउथ अफ्रीका है, 5 बिलियन शेयर, तो यस ये टोटल 100 बिलियन का क्या हो जाता है? बजट हो जाता है। एनडीबी बैंक के कार्य क्या क्या है, तो इसे समझना ज़्यादा हार्ड नहीं है।
ऑब्वियस सी बात है, इनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। इमरजेंसी में एक दूसरे देश जो इसके सही सदस्य होंगे उनकी मदद करने के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया है। जान लेते हैं। ब्रिक्स देशों में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या रहती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले मुख्य 2 देश भारत और चीन ब्रिक्स में शामिल है। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश रूस है और विश्व के व्यापार का 18% हिस्सा इन देशों का है। अनुमान के अनुसार 2030 तक यह समूह अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा हित पर सहयोग होगा और आपसी विश्वास, सूझबूझ और सहयोग के लिए इसका बनाया गया एनडीबी बैंक और तकनीक एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था। अच्छा, इसके सिद्धांत क्या है, यानी ब्रिक्स जो क्षेत्रीय संगठन है ये किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसमें सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, ये पहला प्रिंसिपल था। द्विपक्षीय विवादों पर संगठन में बैठकर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, ये दूसरा था। यानी अगर द्विपक्ष कोई इसके 2 देश है जिनके आपसी मतभेद है तो वो आपस में बैठकर इनमें विचार नहीं होगा। यहाँ पर उन्हीं मुद्दों को उठाया जाएगा जो कि सारे देशों के क्या हो, हित में हो, सारे देशों के मतलब उन सारे देशों से संबंधित हो। यानी आपसी मनमुटाव और आपसी कलह को इसमें क्या नहीं किया जाएगा, डिस्कस नहीं किया जाएगा। तीसरा इसका सिद्धांत था कि सभी देश एक दूसरे देशों की आपसी प्रभुसत्ता, अखंडता का सम्मान करेंगे। हर एक देश दूसरे देश की संप्रभुता, उसका सम्मान करेंगे। कोई किसी देश में पर्सनल इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी देश एक दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी राष्ट्र सदस्य देश दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये इसके सिद्धांत थे। लेकिन कुछ कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भारत और चाइना दोनों इसके सदस्य हैं और आए दिन घटनाएं हम सुनते रहते हैं, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर भारत और चाइना का विवाद हो, चाहे वो खुद के अरुणाचल विवाद जो सीमा विवाद है वो हो, और चाहे वो कोई और अन्य विवाद हो। इसीलिए भारत और चाइना की आपस में तनाव देखने को मिलता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ब्रिक्स इतना सफल नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें आज ब्रिक्स की, यानी नॉर्मली एक बार हम इसको छोड़ दें तो याद रखना बच्चे, ये जो हमारा ब्रिक्स संगठन है कि कैसे काम करता है, क्या नहीं है, क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अब जरा हम जान लेते हैं कि वर्तमान में ब्रिक्स जो देश है इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हम आ गए हैं कि ब्रिक्स कैसे काम करता है, क्या सिद्धांत है इसके। जरा इसकी वर्तमान की स्थिति को जानते हैं। वर्तमान स्थिति में हम देखें तो ब्रिक्स अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रिक्स के देशों के बीच में कुछ आपसी मतभेद है, जैसे कि भारत चीन सीमा विवाद हो गया, नेपाल और भारत सीमा पर चीन का हस्तक्षेप हो गया, या पीओके की सीमा पर चीन द्वारा सड़क का निर्माण हो गया। और कहीं ना कहीं ये वो फैक्टर है कहीं ना कहीं जिसके कारण इन देशों के बीच में आपसी क्या हो रही है, कलह देखी जाती है और जिस उद्देश्यों को लेकर इसका निर्माण किया गया था वो प्रॉपर नज़र नहीं आता है। तो इसी के साथ साथ हमने ये जाना कि ब्रिक्स है क्या, कब बना, क्या उद्देश्य थे, किन सिद्धांतों को लेकर ब्रिक्स को बनाया गया, और साथ ही साथ ये अभी तक कितना सफल हो पाया, कौन से देश इसमें शामिल हुए, इन सारे देशों की सहयोग से किस बैंक का निर्माण किया गया और किस तरह से आज विश्व स्तर पर एक ध्रुवीयता विश्व, यानी अगर हम बात करें एक सत्ता के वैकल्पिक तौर पर ये उभर सकता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर आपको जानकारी चाहिए या डिटेल्स चाहिए अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।